बीसीएस मंथन परिवार के एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों पे आपका बहुत स्वागत है। हमारा जो 90 दिन का टेस्ट श्रृंखला का जो प्रोग्राम है उसमें हम आज इतिहास पे हैं। आज इतिहास का हमारा तीसरा टेस्ट है और इतिहास के तीसरे टेस्ट में अगर देखेंगे तो हम 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी तथा भारत पर यूरोपियों का यूनानियों का आक्रमण इनसे संबंधित है और कहीं ना कहीं मगध का जो उत्कर्ष हो रहा है उसके संदर्भ में आज हमारा तीसरा वाला टेस्ट है। तो आइए बगैर वक्त गंवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो आज का हमारा पहला प्रश्न है अजातशत्रु के संदर्भ में। अजातशत्रु के संदर्भ में कुछ बातें हैं, इन पे आपको बताना है कि कौन सी बात सही है, कौन सा सही है, केवल ये बताना है कौन सा सही है। बिंबसार ने उसे, यानी अजातशत्रु का जो पिता था वो बिंबसार था, तो बोले कि बिंबसार ने उसे योग्यता के आधार पर नहीं, बिंबसार जिस वंश से आता उसे कहते हैं हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बारे में कहा जाता है कि ये पितृहंता वंश था। तो बिंबसार ने इसे योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि इसने बिंबसार की हत्या की थी। उसके बाद में क्या बना था, ये अजातशत्रु शासक बना मगध का। उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। ये बात सही है। ऊपर वाला पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। तो व्याख्या में देखते हैं, बिंबसार ने, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई थी और तथा काशी और वैशाली को क्या कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के देखेंगे तो कुछ महाजनपद थे, जैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख आएगा। तो उन महाजनपदों में आप देखेंगे कि राज्य आगे चलकर जो जनपद थे, तो जनपद में क्या हुआ था, जब जनपद में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और जनपद आगे चलकर क्या बनेंगे, महाजनपद। तो उनमें पूछा हुआ है कि इन जनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम लगाएंगे, सीक्वेंस लगाएंगे, तो ये कैसे होगा। और आयोग हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चनों में यही फंसाता है, या तो राजधानियां पूछता है या फिर इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब पूर्व से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, अंग, लगभग बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र है। फिर हम मगध आएंगे तो आधुनिक पटना वाला और गया का क्षेत्र है। काशी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी और कौशल हैं। और उसके बाद में सबसे पश्चिम में लगभग मथुरा से पीछे, मथुरा के और आगे जाएंगे पश्चिम की ओर, तो राजस्थान में लगभग उसकी सीमाओं पर है कौन सा, मत्स्य। देख लीजिए, पूर्व से शुरू करने पर सबसे पहले अंग जनपद पड़ता है जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक, क्या क्या है इसमें, आधुनिक मुंगेर और भागलपुर। उसके बाद मगध जनपद है जो आधुनिक पटना और गया जिले का और शाहाबाद का कुछ हिस्सा में मिलता है। इसके बाद काशी जनपद, उसके पश्चिम में कौशल जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिम में पड़ेगा जो मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। हर्यक वंश, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर आपको क्या करना है, विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक विशाल किला या दुर्ग बनवाया था। ठीक, और एक राट उपाधि महापद्मनानंद ने धारण की थी जो नंद वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिला लिया था। तीनों ही स्टेटमेंट पे विचार करें और बताना है कौन सा सही है। तो हम देखते हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। आंसर हमारा डी होगा। व्याख्या के रूप में आते हैं तो देखते हैं उदयन अजातशत्रु के बाद, क्योंकि सबसे पहले कौन था, बिंबसार था। बिंबसार के बाद में कौन आएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में उदयन मगध का राजा बना। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना है कि उसने पटना में गंगा और सोन नदियां, यानी कि जो मगध साम्राज्य था वो 2 नदियों के द्वाब में था, और वो कौन सा था, गंगा और सोन। गंगा की सहायक नदी जो सोन है और जो गंगा है उनके बीच में मगध स्थित था। वहां की भूमि बहुत उपजाऊ थी, घने जंगल थे, इसलिए मगध में उसने क्या किया, एक संगम पर क्या बनाया था, किला। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन होता है, और शासन हुआ नंद वंश का। महापद्मनानंद ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में क्या करते हैं कि जिनकी मूर्ति भी उठा लाते हैं वहां से, कहां से, कलिंग से। महापद्मनानंद ने एक राट की उपाधि भी धारण की थी। मगध पर शिशुनाग वंश के शासन के समय अवंती राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला दिया, और इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी दुश्मनी भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंबसार के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं और पहचानना क्या है
कि जो असत्य है। बिंबिसार के बारे में किसका पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। वह मगध का वास्तविक संस्थापक था, उसने अंग देश पर अधिकार कर लिया, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजित की पुत्री थी, उसने राज व जीवक को अवंती राजा चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। ठीक, तो इसमें जो ये बात है प्रसेनजित की पहली पत्नी, यानी यहां पे आ रहा है प्रसेनजित की पहली पत्नी जो है, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजित की पुत्री नहीं थी बल्कि उसकी बहन थी। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो रहा, गलत है, यानी कि सी वाला गलत है। देखिए, बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की बहन थी, कथन सी असत्य हो गया है। उल्लेखनीय है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से क्या किया था, अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाया, वैवाहिक संबंध या फिर युद्ध में जीत कर। दो ही तरीके होते थे, राज्य को अगर स्टैंड करना है, बढ़ाना है, तो या तो अब क्या करो, वैवाहिक संबंध स्थापित करो, और दूसरा नहीं तो क्या करते थे, युद्ध करते थे। मजबूत किया, उसने 3 विवाह किए थे। प्रथम विवाह से काशी ग्राम दहेज के स्वरूप में मिला और कौशल के साथ शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक, उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, यानी अजातशत्रु की मां का नाम क्या है, चेलना है। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। उसने अपने राजवय जीवक को अवंती राजा चंड प्रदोत महासेन की पीलिया रोग के इलाज के लिए कहां भेजा था, उज्जैन भेजा था, महाकाल नगरी। ठीक, तो ध्यान देना किसको भेजा था, जी चंड प्रदोत के इलाज के लिए। किस रोग से पीड़ित थे, पीलिया से, और कहां भेजा था, उज्जैन, और कहां, अवंती के राजा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन फिर वही आया, शुंग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश अंतिम शासक पूछ रहे हैं। ठीक, तो किस वंश का कौन अंतिम शासक था। ठीक, तो आप देखें यहां से, आप जैसे हर्यक वंश है, हर्यक वंश में अंतिम आएंगे। अब नंद वंश देखिए, महापद्मनानंद क्या करते हैं, नंद वंश की स्थापना करते हैं, और महापद्मनानंद के बाद में धनानंद जो होता है वो अंतिम शासक होता है। तो आप देखें तो कहीं ना कहीं जो नंद वंश का अंतिम शासक होगा वो कौन है, घनानंद है, यानी डी का ऑप्शन 4 होना चाहिए। देखिए, शुंग वंश देवभूमि, ठीक, देवभूति, हर्यक वंश नागदशक अंतिम शासक है, शिशुनाग वंश नंदीवर्मन, और नंद वंश धनानंद, ये अंतिम शासक हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंशीय शासक प्रायः बौद्ध धर्म के पोषक थे। धनानंद के अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नहीं, नंद वंश के शासक जो थे, कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं को जब आप पता करेंगे तो बस यहां पर आ जाइए, बौद्ध धर्म नहीं और ये भी बौद्ध धर्म नहीं, यानी कि ये जो नंद वंश थे वो किससे रिलेटेड थे, जैन धर्म। ठीक, और जैन धर्म के कारण ही नंद वंश का क्या होता, कहीं ना कहीं पतन की ओर भी बढ़ता है वो। ठीक, चलिए व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में जब हम आगे जाते हैं तो हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नंद वंश की स्थापना महापद्मनानंद द्वारा की गई थी। नंद शासक जैन धर्म के पोषक थे। घनानंद के अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र जैन धर्म के अनुयायी थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, जो कि सिकंदर का क्या था, समकालीन था, और इसी ने भारत की सीमाएं पहुंचा दी थी कहां तक, ब्यास नदी तक। मगध इतना शक्तिशाली राज्य था धनानंद के समय, घनानंद ने मगध की सीमाएं कहां तक फैला दी थी, ब्यास नदी के किनारे तक। चलिए अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम, यानी कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले आएगा कौन सा, हर्यक वंश, और सबसे लास्ट में कौन होगा, मौर्य वंश। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश नहीं, क्या होगा, मौर्य वंश से ठीक पहले होना चाहिए कौन सा, नंद वंश। ठीक, और उसके बाद में शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद में हर्यक, यानी कि बी, ऑप्शन बी यहां पर सही होता है, जो सीक्वेंस से लगाते हैं हम। ठीक, क्योंकि आगे चलते हैं, व्याख्या में देखते हैं, तो इनकी जो सही सीक्वेंस है ये है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक, आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है इसकी बात की जाए। तो बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से काशी राज्य की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसकी टीका है ये बता रहे हैं, बुद्ध घोष की टीका है, और नाम क्या है, सुमंगल विलासिनी,
ठीक, तो सुमंगल विलासिनी से जानकारी किसकी मिलती है? काशी की। ये काशी की जानकारी नहीं मिलती है। सुमंगल विलासिनी के अनुसार काशी राज्य में 8 न्यायालय, नहीं, बात गलत है ये भी। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत हैं। और पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही ना तो 1 है और ना ही आपका 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण देख लें। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल वासिनी बज्जी संघ की न्याय की व्यवस्था के बारे में बताती है और उसी के अनुसार इसी टीका में बताया गया है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। तो 8 न्यायालय वाली बात ठीक है, लेकिन सुमंगल विलासिनी में बज्जी संघ की बात है। जिन 8 जनों का संघ था जिनमें लिच्छवी सबसे प्रबल था। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली की पहचान आधुनिक वैशाली के जिले के बसाड़ गांव से की जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखें, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? ऑफकोर्स दुनिया यानी पूरे विश्व में मगध एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी सेना में प्रशिक्षित हाथी थे और भारी संख्या में थे, बहुत भारी संख्या में थे। इसलिए मगध की सेना सबसे मजबूत मानी जाती है। पूरे विश्व में सबसे पहले, भारत में अगर बात कहें तो राज्य की स्थापना का पहला सफल प्रयास भी मगध है। महाजनपद बनता है। उसके अलावा इसकी सेना में प्रशिक्षित हाथी थे। सिकंदर इसी चीज से सेना घबरा गई थी। लोगों ने जब कहा था सिकंदर से, ब्यास नदी के तट पर जब राजा पोरस से बितिस्ता का युद्ध होता है और जब आगे बढ़ता है सिकंदर, तो पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो तो सिकंदर की सेना कहती है कि मगध को जीतेंगे। और मगध पर इस समय बैठा हुआ है कौन? घनानंद। और घनानंद की सेना में क्या है? प्रशिक्षित हाथी हैं। तो लोगों ने कहा था सिकंदर की सेना से, बोला कि तुम किससे? मगध से टक्कर लोगे? उसकी सेना को जानते हो? 5 पैर वाली जीप से सामना पड़ेगा, अगर बैठ भी गया ना तो तुम मर जाओगे। आदमी और हाथी का कोई मेल नहीं है। यहाँ से उनका उत्साह टूटता है और सैनिक जो है मगध की सीमा पर पैर रखने से मना करते, बोले सिकंदर से कि तुझे जीतने भाई तू जा, हम नहीं जाएंगे। यहीं विश्व विजय का सपना टूटता है। तो मगध ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया है। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। ठीक, आगे कथन कारण आया है। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी। लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र से दूर नहीं थे। बातें दोनों सही हैं, लेकिन मगध की आरंभिक राजधानी नहीं। मगध की आरंभिक राजधानी क्या नहीं है? पाटलिपुत्र नहीं है, ये दूसरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये नहीं बैठ रहा है सिस्टम। देखें, ए सत्य है, आर असत्य है, क्योंकि मगध की राजधानी दूसरी है पाटलिपुत्र। पहली राजधानी क्या थी? राजगीर। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार हुए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। नहीं, दोनों चीजें हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार है और पुराणों के अनुसार मगध पर शासक करने वाला प्रथम वंश जो है वो बृहद्रथ वंश है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत हैं। आंसर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, क्योंकि ऊपर नीचे है। आइए, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विचार कीजिए। इसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। बिल्कुल है। यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था। इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। ठीक, अभी अभी देखा, गंगा मैदान में है ये। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 10 अकेले कहाँ मिलेंगे आपको? गंगा नदी घाटी में मिलेंगे। ठीक है, और सोचो क्या स्थिति रही होगी वहाँ पे। इनकी दोनों राजधानियां यानी कि राजगीर और कौन सी? राजगीर और जो पाटलिपुत्र, दोनों ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यानी कि स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सभी करेक्ट हैं। देखिए, मगध के पास समृद्ध लौह खनिज थे जिसके कारण वे प्रभावशाली हथियार बना सके। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से प्राप्त कर सकते थे। आगे देखिए, मगध राज्य मध्य गंगा मैदान के मध्य में पड़ता था। इस उर्वरक प्रदेश में जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना भी पैदावार की जा सकती थी। परिणामतः यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास में क्या बच जाता था? अधिशेष। जैसे सिंधु सभ्यता में क्या कृषि अधिशेष था, बच जाता था। उपज के एकत्र कर लेते थे और दो सही है, शासक इनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे।
मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर द्वितीय पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। राजगीर 5 पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी और इसलिए यह कैसी थी, दुर्भेद थी, इसको भेदना आसान नहीं था। आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के संदर्भ में कुछ बातें हैं, इन पर फिर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था, जिसे बौद्ध साहित्य में श्रेणिक कहा गया। बिंबसार ने लिच्छवी गणराज्य, काशी एवं मध्य देश के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब देखिए, श्रेणिक कहा गया है किसमें, जैन साहित्य में। आप बात किसकी कर रहे हैं, बौद्ध साहित्य की। नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। यहां जब काशी जो दहेज में मिला था, ना कि इसे जीता था। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। प्रत्यहंता वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इस वंश ने क्या किया है, शासन किया है। बिंबसार अथवा श्रेणिक 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक है। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया। बिंबसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया था। इसे दहेज में क्या मिल गया था, काशी प्रांत प्राप्त हो गया। मध्य देश पंजाब के समीप की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। तो 3 शादियां की हैं वैवाहिक संबंधों से। उदयन के सुयोग मंत्री का नाम वरस्कार था। उदयन ने वरस्कार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। उदयन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो तीनों ही बातें गलत हैं। ये सुयोग मंत्री उदयन के नहीं थे और उदयन जैन धर्म को मानता था। आंसर होगा सी आपका, कि उपयुक्त में से तीनों ही स्टेटमेंट। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बरास्कार था। अजातशत्रु ने बरास्कार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देख लीजिए, दिया है राजधानी है, तो आपको पता है अंग की राजधानी चंपा है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर है, ठीक। और दूसरा चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती, ठीक। तो क्या होगा, डी का आप किसको लगाएंगे 1 और ए का क्या होगा 4। तो डी का 1 और ए का 4, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए मिला देते हैं। ये है मत्स्य राजधानी कहाँ है, विराटनगर। कंबोज की राजधानी आपका राजपुर या हाटक, चेदी की सोथिवती और अंग की राजधानी चंपा। आइए, पांचाल महाजनपद आधुनिक रोहिलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में बनता था। उत्तरी पांचाल की राजधानी कांपिल्य, दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। बस पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आप देखें तो तीसरा दे रहा है कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर भी इस राज्य का हिस्सा था। यानी कि आपसे पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो केवल 1 और 3, यानी कि स्टेटमेंट जो 2 है, यानी कि स्टेटमेंट 2 है, ये वाला गलत हो जाता है। तो जिसमें 2 है उसे हम काट देंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 और 3 बचता है, ठीक। आइए देखिए, आधुनिक रुहेलखंड बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, वर्तमान में रामनगर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है कांपल्य, यानी कि फर्रुखाबाद स्थित कंपिल्य थी, ठीक है। फर्रुखाबाद कोई कंपिल्य। कानकुब्जन यानी कन्नौज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। द्रौपदी भी पांचाल की ही थी। मूलतः यह एक राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय तक यहाँ गणराज्य हो गया था। आगे देखते हैं, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन से सही है। चलिए, बोला गया महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। बिल्कुल थी, अभी अभी देखा, जैसे कि आपने देखा राजगीर जो थी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी, वहां किला भी है। राजा सेना रखने लगे थे, बिल्कुल सही बात है, सेना रखने लगे थे, जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान, भाई संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों में दिया जाता था, लेकिन संपूर्ण वेतन का भुगतान नहीं। महाजनपदों में कारीगरों को श्रम के रूप में राजा के यहाँ महीने में 1 दिन काम करना पड़ेगा, ठीक। उपज का 1/30 नहीं है जी, 1/1 तिहाई नहीं, बल्कि कितना 1/6 भाग निर्धारित किया गया था।
जिसे भाग कहते थे, यानी जो टैक्स लगता था उपज पर, खेती पर, यानी कि फसल पर जो लगता था उसे भाग कहते थे, और उसकी जो माप थी वो 1/6 थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हुए। तो स्टेटमेंट एक तो आपका 2 गलत हो गया और एक आपका 4 गलत हो गया। तो अब जो बचते हैं वो कौन से बचते हैं? एक कथन सही है और तीसरा सही है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देख लेते हैं अधिकर महाजनपदों की राजधानियां कैसी थी। किलेबंदी कर दी गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा के लिए थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन पूरे साल पर रखा जाता था। दूसरा, कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में था, ना कि संपूर्ण भुगतान। कथन 2 असत्य। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, श्रम के रूप में उन्हें महीने में एक बार, जैसे सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, इन सबको राजा के लिए एक दिन काम करना होता था। बुनकर है, बुनकर सुनार राजा के लिए एक दिन काम करेंगे। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करते थे? किसान थे और खेती करते थे। उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? भाग कहते थे। तो 4 गलत है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंदरगाह थे। विदेशी व्यापार के संदर्भ में आइए, इस समय भारत के पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध एवं पुराना बंदरगाह बैरीगाजा। बात गलत है, बैरीगाजा पूर्वी तट पर नहीं था, यह पश्चिमी तट पर था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अब जो बैरीगाजा है वो कहाँ है? वो पश्चिमी तट पर है, और ताम्रलिप्ति है वो पूर्वी तट पर है। तो कौन से कथन सही हैं? तो सी होगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2। आइए इस समय देखते हैं बंदरगाहों की स्थिति। इस समय के बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध और पुराना देखेंगे बड़ा बंदरगाह, जिसे भृगु कक्ष, बैरीगाजा या फिर भड़ौच। कहां पर पड़ेगा? भड़ौच, गुजरात। ठीक, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर सोपारा, ये भी जो बंदरगाह था। बंगाल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह भी प्रसिद्ध था। ठीक, तो ये 3 बंदरगाह हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के पतन में बौद्ध धर्म नहीं, नंदों ने किस धर्म को दिया था समर्थन? उन्होंने दिया था जैन धर्म को। तो नंद वंश के पतन में बौद्ध धर्म की महती भूमिका रही थी। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नंद वंश ने जैन धर्म है यहाँ पे। वर्ष, उपकर्ष, वरुरुचि, कात्यायन, पाणिनि इत्यादि विद्वान नंद वंश काल में ही फले फूले, यानी स्टेटमेंट दूसरा वाला सही है। अब सत्य पूछना है तो सत्य केवल कौन सा है? दूसरा है। आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के पतन में जैन धर्म की, ठीक है, और नंद वंश में ये सभी थे। कथन कारण है, मगध की प्रथम राजधानी राजगीर दुर्गेत थी। बिल्कुल सही है, 5 पहाड़ियों से घिरी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी हुई थी। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए प्रश्नोत्तर। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजधानी राजगीर, द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र, महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। मगध की प्रथम राजधानी राजगीर दुर्गे थी, क्योंकि राजधानी 5 पहाड़ियों से श्रृंखला से घिरी है। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ, इसलिए उन दिनों राजगीर जैसे दुर्गों को भेदना अत्यंत ही मुश्किल था, उनको नहीं तोड़ा जा सकता है। प्राचीन भारत में मुद्रा के संदर्भ में, यानी 6वीं शताब्दी में जब पंचमार्क सिक्का आया, उसके संदर्भ में ये सेंटेंस है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहा जाता है। सही बात है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। इन्हें आहत सिक्का कहते थे, ये बात भी सही है। आगे देखते हैं। आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, मुख्यतः चांदी के होते थे। ये आहत सिक्के क्या होते हैं कि इस धातु को गर्म करके जब सिक्का बनाया जाता तो उस पर एक मोहर लगाते थे, ठप्पा, इसलिए उनको पंचमार्क। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? जबकि तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए हम जाएंगे डी की ओर। बोले कि तीनों ही सही हैं, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, देखिए, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी से हैं। आहत सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, ये मुख्यतः चांदी के होते थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्ध चक्र आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मार कर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये हो जाता है यहां से। क्वेश्चन नंबर
22, द्वितीय नगरीय क्रांति के संदर्भ में, यानी दूसरी नगरीय क्रांति, पहली नगरीय क्रांति कौन होती है? सिंधु सैंधव सभ्यता, और भारत में दूसरी जो है रूरल रेवोल्यूशन जो होती है वो गंगा नदी घाटी में होती है। इस काल में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए थे। इन्हें श्रेष्ठिन अथवा जेथक कहते थे। भाई गलत है, इन्हें श्रेष्ठिन नहीं कहा जाता था, इन्हें श्रेणी कहा जाता था। व्यवसायियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह कहलाता था। श्रेणियों के पास कार्यकारी एवं न्यायिक दोनों ही प्रकार के अधिकार होते थे। ठीक, तो अब देखिए एक स्टेटमेंट जो है आपका, स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो स्टेटमेंट किसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, और जो सही नहीं है वो कौन सा है? वो 1 सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कौन सा? 1। देखिए, इस काल में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बनाए जिन्हें क्या कहते थे? श्रेणी। कार्य करने वालों को समूह था। इसके लिए प्रमुख को श्रेष्ठिन यानी सेठी अथवा जेथक कहा जाता था। व्यापारियों को श्रेणी का प्रधान सार्थवाह होता था, जिसे व्यापारियों का नेता भी कहते थे। दूसरा देखते हैं तो श्रेणियों के पास दोनों ही कार्यकारी और न्यायिक अधिकार भी थे। ठीक है, यानी कि नाप तौल, वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी आदि निश्चित यही करती थी। श्रेणियां अपने अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी तथा इसके नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। भारत में नगरीय क्रांति के संदर्भ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों का उदय तेजी से हुआ। आरंभिक बौद्ध साहित्य में 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब में प्रथम नगरीकरण नहीं, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि प्रथम नगरीकरण कहाँ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ये कौन सा है? दूसरा है। तो पूछ रहा सही कौन सा है? तो केवल 1 सही है, आंसर ए होगा। देखिए कौन कौन से वो 6 नगर हैं जो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो देखिए गंगा यमुना एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में नगरों में उदय प्रचलन दिखाई पड़ता है, इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। और इससे करीब 1000 वर्ष पूर्व सैंधव सभ्यता में परिलक्षित होती है। बुद्ध काल यानी 6वीं ईसा पूर्व में नगरों का तेजी से उदय हुआ। आरंभिक साहित्य में बुद्ध के समय 6 प्रसिद्ध नगर थे। वो कौन कौन से थे? चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह, साकेत और वाराणसी। ये 6 नगरों का उल्लेख है किसमें? जो बौद्ध साहित्य है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 24, नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया। नहीं, बात गलत है। विंसेंट आर्थर स्मिथ वही हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे देखते हैं। द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक गार्डन चाइल्ड महोदय हैं। बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला सही है। नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गार्डन चाइल्ड ने किया। किसमें किया? अपनी बुक में किया, द अर्बन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, इसके लिए 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया, जिनसे कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। यानी शासक वर्ग का उदय हो रहा है, धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक इमारतों का अस्तित्व में आना है, क्योंकि मठ बन रहे हैं उसी समय, बिहार बन रहे हैं, चैत्य बन रहे हैं। मुद्रा यानी पंचमार्क सिक्के हैं वो आ गए। व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि माप तौल को निर्धारित करने के लिए अभी अभी आपने देखा व्यापारियों का, व्यवसायियों का जो संगठन था उसे क्या कहते थे? श्रेणिक। ठीक है, लेखन कला का ज्ञान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। सुव्यवस्थित कर व्यवस्था है, अभी 1/6 कर लगाया जाता था फसल पर और पंचमार्क के रूप में वेतन दिया जाता था। अधिशेष उत्पादन शासक वर्ग के हाथों में पहुंचता रहा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, दे रखा है कि किसने कब तक शासन किया। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बिंबिसार 544 से 492 तक रहता है। उदयन देखते हैं तो उदयन जो है वो 492 से 460 से 444 तक हैं। इनको अगर देखें इनकी क्रोनोलॉजी तो ये है। शिशुनाग ये 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहता है। उदयन का जो शासनकाल रहता है वो 460 से 444 तक है। कुणिक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु 492 से 460 तक है और बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, आगे असत्य कथन पहचानना है। असत्य कथन पहचानना है, पहचान करनी। असत्य कौन सा है? सबसे पहले भारत पर आक्रमण पर्शिया के हखामनी शासकों ने किया, बिल्कुल सही बात है भाई, यही किया था। पर्शिया
ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। ये बात भी बिल्कुल सही है, पहले ईरानियों का आक्रमण होता है, उसके बाद में यूनानी शासक आते हैं। तो पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो असत्य तो दोनों है नहीं, दोनों ही सत्य हैं। तो हम किधर जाएंगे, डी की ओर जाएंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। सबसे पहला आक्रमण पर्सिया के शासक ईरानी शासकों ने किया था। ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस बात की पुष्टि होती है यूनानी स्रोत जो हैं, यूनानी स्रोतों से होती है। सोत्रिस्त है, अशीरिया की रानी शमीर नीस के भारतीय अभियान का उल्लेख मिलता है, यहां से स्पष्ट होता है। नंद शासकों के बारे में, इन्हें भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। नंद वंश ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य की राजधानी की स्थापना की। नंद शासकों ने बांट माप का मानकीकरण किया था। नंद वंश दूसरा वंश था, कह रहे हैं नंद वंश दूसरा वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए चांदी के। नहीं, नंद वंश पहला वंश था, ना कि दूसरा था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए, नंदों को कभी कभी भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। यह पहला ऐसा राजवंश था जिसने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बना दिया था। बिल्कुल हेडक्वार्टर चेंज हो गया था, और हेडक्वार्टर जब भी चेंज होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नंद शासकों ने बांट माप का मानकीकरण किया। उन्होंने माप तौल की नई प्रणाली क्रमाणी मानी बनाई और नंदों ने नहरों का भी निर्माण करवाया और सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। नंद वंश का पहला वंश था, नंद वंश पहला वंश था जिसने क्या किया, सिक्के बड़े पैमाने पे। आइए, असत्य कथन का चयन करना है। घनानंद को ईरानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। ईरानी लेखकों ने नहीं भाई, घनानंद को जो अग्रमीज बोला है वो यूनानी ने बोला है। गंगानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। दूसरी वाली बात सही है, और तुम्हें कौन सा चुनना है, असत्य कौन सा है, तो पहला वाला असत्य हो जाता है, क्योंकि घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। पुराणों में उसे अग्रसैन्य कहा गया है। इसका नाम एक जैंद्रमीज भी मिलता है। जैनाफोन ने घनानंद को बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा। घनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे मरवा दिया। हाँ वही है, घनानंद को मार चंद्र का बिंदु हुआ शोक, कुणाल द्रथ के बाद वंश की सूनी हो गई कोख। तो घनानंद को मारा था। आइए, उत्तर पूर्व में स्थित आधुनिक कौशल इसकी राजधानी थी। किसके बारे में बात हो रही है, वत्स के बारे में बात हो रही है। संप्रभुता के लिए वत्स का संघर्ष अंग के साथ प्रायः चला करता था। और कथन का चयन करना कि कौन सा सत्य है, सोचिए, दीजिए जवाब कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है, आइए व्याख्या में चलते। डी दोनों ही गलत हैं। यह महाजनपद आधुनिक प्रयाग बघेलखंड क्षेत्र में स्थित था। मूलतः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर और बांदा जिले का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। यमुना नदी के तट पर इसका प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित आधुनिक कोसम प्राचीन कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा नदी के प्रवाह के फलस्वरूप हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तब जनमेजय के प्रपौत्र भारतवंशी निक्षु को कौशाम्बी में अपनी राजधानी स्थापित करनी पड़ी। गंगा नदी में बाढ़ आती है और हस्तिनापुर जो है डूब जाता है। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक उदयन था। उदयन बुद्ध का मित्र था और अनेक मामलों में वह बुद्ध से सलाह लिया करता था। संप्रभुता के लिए वत्स का संघर्ष अवंती के साथ चलता था। वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश चंड प्रदोत दोनों ही अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। सुरसेन की बात हो रही है। सुरसेन पुराना नाम मथुरा का है। इसका अभिज्ञान आधुनिक ब्रजमंडल से किया जाता है, सही बात है। महाभारत में मथुरा में शासन करने वाले वंश को यदुवंश कहा गया है। बिल्कुल, कृष्ण जी को याद करें तो यदुवंशी। तो 1 और 2 दोनों ही कथन कैसे हैं, सही हैं। ठीक है, इसका अभिज्ञान आधुनिक ब्रजमंडल से है। इसमें मथुरा के चारों ओर 84 कोस का प्रदेश, जो 84 कोस की परिक्रमा है, सम्मिलित माना जाता। महाभारत में मथुरा में शासन करने वाले वंश को यदुवंश बतलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में शकों का संयुक्त शासन के संकेत मिलते हैं।
क्योंकि कई सिक्कों पर दो शासकों को संयुक्त रूप से शासन करते हुए दर्शाया गया है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, संयुक्त शासन प्रथा का संकेत देते हैं। संयुक्त शासन का ही यह प्रथा शक प्रशासन और शक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पहली शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सिक्के पर भारतीय और यूनानी दोनों धार्मिक प्रतीक दर्शाए गए हैं? मिनांडर के सिक्के हैं, अगाथोकल्स के सिक्के, कनिष्क के सिक्के और एजेस के सिक्के, एजेस प्रथम के सिक्के। और क्या दर्शाए गए हैं? दो चीजें बोल रहा है, दो चीजें हैं, भारतीय और यूनानी। तो ये सिक्के जो हैं अगाथोकल्स के सिक्के हैं, इन पर ये दर्शाए गए हैं। चलिए आगे आते हैं। आरंभ में शासन किया, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ में शासन किया। उसने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर ग्रीक और भारतीय धार्मिक प्रतीक, ठीक है, का मिश्रण दिखाई देता है। इसके सिक्के पर ज्यूस और हरक्यूलिस जैसे ग्रीक देवताओं के साथ साथ विष्णु और शिव जैसे देवताओं की छवियां मिलती हैं। ठीक है, आगे आए। तक्षशिला प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किन के बीच था? तो तक्षशिला आप देख लें, तक्षशिला देख के वही है जहां अंबी है, सिंधु और झेलम के बीच में यह स्थित है। और देखें, तक्षशिला नगर सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था और यहां का शासक अंबी था जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके लिए? सिकंदर से। ठीक है, और सिकंदर से और सहायता का वचन भी दिया था, यानी पहला देशद्रोही है ये। यूनानी पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और एक संयुक्त शासन स्थापित किया। भारत में गांधार शैली कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही एक परिणाम है। और हमें बताना क्या है, असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य देखेंगे, इसमें पहला है पहला इसमें असत्य है। यूनानी पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन यूनानी भारत में संयुक्त शासन स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे आए। सिंधु और झेलम का भाग, यानी सिकंदर जब यहां से वापस जाता है तो क्या करता है कि अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को कुछ क्षेत्र देता है, राजा पोरस का युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र देता है। वो क्षेत्र कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र देता है वो देता है किसको? राजा पोरस को। और सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो सिंधु, यानी कि सिंधु का जो झेलम का पूर्वी भाग है, झेलम का पूर्वी भाग वो पोरस को देता है। सिंधु का निचला भाग देता है किसको? पाइथन को। सिंधु के उत्तर एवं पश्चिम में नियुक्त करता है किसको? फिलिप को। और सिंधु और झेलम का बीच का दे देता है किसको? अंबी को। आइए देख लेते हैं। सिंधु के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों को क्षत्रप फिलिप को नियुक्त किया जाता है, यानी क्षत्रप यानी नृप राजा। सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग अंबी को दे देता है। झेलम के पूर्वी भाग ब्यास नदी तक, झेलम से लेकर कहां तक? ब्यास नदी तक का भाग जो है वो राजा पोरस को देता है। बाद में सिंधु नदी का जो निचला भाग है वहां पर पाइथन को नियुक्त करके सिकंदर यहां से चला जाता है। भारत पर ईरानी आक्रमण के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरानी शासक डेरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम भी कहते हैं, उसने किया। बिल्कुल सही है। डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिंध प्रांत को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला दिया था। नहीं, सिंध प्रांत को नहीं जीता था उसने, गंधार को जीता था। यानी कि इस पे बात करें तो कौन से सही है, कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, एक सही है। ठीक है, क्योंकि इसे ही हम दारा प्रथम कहते हैं। दारा के यूनानी सेनापति स्काइलैक्स ने सिंधु में भारतीय समुद्र उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। किसने? यानी कि जो दारा प्रथम था, तो दारा प्रथम का जो यूनानी सेनापति था उसने, दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किसको किया है? गंधार को जीता था और फारसी साम्राज्य में मिलाया था, ना कि सिंधु क्षेत्र को। सिकंदर महान है, सिकंदर के बारे में कहा जाता है। चलिए, वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन रूढ़ हुआ था। बिल्कुल सही बात है। वह अरस्तु का शिष्य था, यह बात भी सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने गोमल दर्रे से नहीं, किससे? खैबर दर्रे से प्रवेश किया। तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया। वह 19 माह तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पूर्वी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया। भाई, ब्यास के जब तुम पूर्वी तट पर पहुंच रहे हो तो इसका मतलब तुम पार कर चुके हो, ठीक है, तो मना कर दिया। तो पार नहीं, ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर ही उसने मना कर दिया था। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया?
तीसरा और चौथा गलत है, केवल क्या सही है, 1 और 2। आइए, फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, 359 में उसकी मृत्यु होती है, मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 में कर दी जाती है। 359 में यह मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया का शासक बनता है और 329 में इसकी हत्या कर दी जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर 20 वर्ष की आयु में था, सिंहासन रूढ़ हुआ। वह अरस्तु का शिष्य था। विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंद कुश पर्वत के खैबर दर्रे को पार करके भारत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण के प्रभाव के संबंध में सत्य नहीं है? खरोष्टी लिपि का जन्म एवं व्यापार वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात। भारत में अभिलेख उत्तीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली को भारत में शक एवं कुषाण शासकों ने अपनाया, सही बात, ये भी ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ, उदय? नहीं, राज्यों का उदय नहीं होता है ठीक है, इनकी स्थापना होती है। ठीक, देखिए डी वाला गलत है। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ, एकीकरण होता है। सिकंदर के आक्रमण से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग एवं जल मार्गों के द्वार खुले। सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो 4 अलग अलग क्या पता चले, जैसे मकरान तट, तो जलमार्ग और स्थल मार्ग जोड़ने वाले भारत को अन्य देशों से वो खुले। गंधार कला का यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। भारत में यूनानी शब्दों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जैसे कि नाटक के पर्दे को यवनिका कहा जाने लगा तथा काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाने लगा। यवन प्रिय किसे कहते हैं, काली मिर्च को। और आप देखते हैं खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ अरामेइक लिपि की सहायता से। विदेशी व्यापार को बल मिला क्योंकि नए रास्ते खुले। भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया, यानी वेस्ट के साथ। 39वां कह रहा है भारत पर आक्रमण का कारण नहीं था ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, बिल्कुल सही बात है। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां, ये भी ठीक है, डिस्टर्ब था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, ये भी सही था। दक्षिण एवं पश्चिमोत्तर मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति, देखिए जो सी वाला ऑप्शन है, ये कहीं ना डी वाला ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की क्या थी, चेष्टा थी और इच्छा थी और अभिलाषा थी। आगे चलते हैं। कथन कारण का है, यूनानी आक्रमण के समय पश्चिम उत्तर प्रांतों में अराजक एवं अव्यवस्था का वातावरण बना था, क्योंकि मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे। बिल्कुल सही बात है, मगध फैल रहा था और मध्य भारत के राज्य उसमें मिल रहे थे। लेकिन ये वाली बात इस बात को स्पष्ट नहीं करती है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये कोरिलेट और इंटररिलेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आंसर आपका बी होगा। काशी महाजनपद के संदर्भ में 16 महाजनपदों में काशी एक शक्तिशाली महाजनपद था। वाराणसी की पहचान आधुनिक काशी के राजघाट से स्थापित की जाती है, सही बात है। संप्रभुता को लेकर काशी का संघर्ष प्रायः बज्जी के साथ चलता था, यह बात गलत है, बज्जी के साथ नहीं। प्राचीन काल में यह व्यापार, वाणिज्य तथा शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि काशी का जो संप्रभुता को लेकर विवाद है वो बज्जी के साथ नहीं है। देखिए 16 महाजनपदों में काशी शक्तिशाली है। जो वरुणा, वाराणसी जो वरुणा और असी नदियों से घिरे होने के कारण नाम पड़ा है क्या, वाराणसी, यानी असी घाट, यानी 2 नदियां हैं वहां पे, कौन सी, वरुणा और असी। ठीक है, वाराणसी की पहचान आधुनिक वाराणसी के राजघाट स्थापित की जाती है। प्राचीन काल में व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र भी था। यह प्राचीन काल में वाराणसेयक तथा काश्याय नाम से प्रसिद्ध बहुमूल्य वस्त्रों तथा चंदन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर साधु सन्यासी के द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र को तैयार किया जाता था, इसलिए ऐसे वस्त्रों को कायस्य वस्त्र कहकर पुकारा गया है। ठीक, संपूर्णता को लेकर काशी का प्रायः संघर्ष कौशल के साथ चलता था, बज्जी के साथ नहीं। पांचाल जनपद के संदर्भ में पांचाल राजाओं ने एक प्रवाहड़ जवाली अपने समय के महान दार्शनिक और विद्वान थे, बिल्कुल सही बात है। अब राजा व्याख्या करने लगा है युद्ध के साथ साथ।
उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र थी, जिसे अब बरेली जिले में स्थित रामनगर कहते हैं। बिल्कुल दोनों ही कथन कैसे हैं, और पूछ रहा असत्य का चयन करें तो आंसर डी होगा। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस तथा क्रीव जन्य जो 5 थे, उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण किया। पांचाल राज्य में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले शामिल थे, कानिकुब्जम भी शामिल था, ठीक। गंगा नदी दोनों भागों को विभाजित की रेखा थी। गंगा नदी दोनों यानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी की राजधानी अक्षत्र थी, जिसे अब बरेली जिले में स्थित रामनगर कहते हैं। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कांपिल्य वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में कांपिल्य नामक स्थान पर स्थित है, जो वैदिक साहित्य में वर्णित पांचाल राजाओं के एक प्रवाहल जवाली अपने समय के महान विद्वान थे, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती राज्य को पराजित करते मगध राज्य में शामिल किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसे काक वर्ण के नाम से जाना जाता था। पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। सॉरी, पूछ रहा है इनमें से असत्य कथन का चुनाव करें, तो नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मगध के नागरिकों व मंत्रियों ने मिलकर हर्यक वंश को हटाकर एक मंत्री शिशुनाग को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। पहली सही। इस प्रकार हर्यक वंश के स्थान पर मगध में एक नया वंश शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ होता है। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाथोक था, जिसका अन्य नाम काकवर्ण भी है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इस राजा का कोई रचनात्मक योगदान नहीं है। इसका अंत भी काफी दुखद था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसके शासन काल में बनाई, तो उदयभद्र, ठीक। उदयभद्र ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र बिहार में गंगा सोन नदियों के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र को पुटभेदन, वाणिज्य केंद्र तथा नदी संगम कहा जाता था। कुम्भहार तथा बुलंदीबाग यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। चलिए, शाक्य और बुद्धकालीन कुछ गणराज्य हैं और उनसे संबंधित जो स्थान है। तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध किसके थे, कपिलवस्तु के, और कपिलवस्तु में क्या थे, शाक्य। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ए का 3 हमें केवल 1 में दिखाई देता है। आइए देख लेते हैं पूरा स्पष्टीकरण। शाक्य, कपिलवस्तु, भग्ग सुकुमार पर्वत, और मौर्य पिप्पल वन, और कालाम केशुत। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था, ठीक। चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां, और सिंधु में बाढ़। भाई सिंधु में बाढ़ का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। देखिए कैसे होता है कि जब भारत में द्वितीय नगरीकरण होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, लोहे की। क्योंकि जैसे ही लोहा आता है उत्तर वैदिक काल में, तो सबसे पहले से हथियार बनते हैं। लोहे से ही हल जो है उनके फॉल लोहे से हैं। अब गहरी जुताई हो रही, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत बढ़ रही है। उत्पादन अधिक हो रहा है, तो राजा अधिक टैक्स ले पा रहा है। जब राजा अधिक टैक्स ले पा रहा है, तो राजा उस टैक्स से सेना भी मेंटेन कर रहा है। तो इसमें राजा की स्थिति कैसी है, मजबूत होती है। फिर वो आक्रमण करके या वैवाहिक संबंध स्थापित करके अन्य राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाता है। तो विस्तारवादी नीति चलेगी यहाँ से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीय क्रांति को गति देने वाला प्रेरक तत्व लोहा था। इसके कारण इस समय आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। परिवर्तन यह हुआ कि लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई। मेंस में क्वेश्चन आता है, कंटेंट यहां से मिलेगा आपको, आप लिखोगे कहां से, बोलेगा लोहे की क्रांति ने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया, उसके पीछे कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो आप देखते हैं कंटेंट आपको यहां से मिलेगा। वाणिज्य एवं नगरों की स्थापना को गति मिली, किससे, अधिशेष। आम्रपाली पुत्री थी किसकी, बोलिए, एक वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, वैशाली के एक कवि की। नगरवधु कहते हैं आम्रपाली को। नगरवधु थी, वैश्या थी, गणिका थी। आइए, ये आम्रपाली वैशाली की गणिका थी। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे आम के पेड़ के नीचे से वैशाली के एक सामंत महामना ने प्राप्त किया था। इसने ही उसका लालन पालन किया है। आम के पेड़ के नीचे मिली, तो इसलिए क्या बोला गया, आम्रपाली, ठीक है। और इसने एक आम्र वाटिका थी जो बुद्ध को किस में दे दी, दान में दे दी। और ये
पहली जो स्त्री थी ये बाद में बौद्ध भिक्षुणी भी बनी, और आगे चलकर आप देखते हैं तो संघ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी बनती है बौद्ध संघ की आगे चल के। 48 से भारत के कश्मीर प्रदेश और पाकिस्तान के उत्तरी सीमा प्रांत को कंबोज कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था वाले महाजनपदों में बज्जी के अलावा दूसरा महाजनपद कंबोज था। दूसरी बात गलत है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। देखिए, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले महाजनपदों में बज्जी के अलावा दूसरा वाला महाजनपद कौन था? मल्ल था। ठीक, मल्ल, राजधानी कुशीनगर। मत्स्य जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है? यह महाजनपद कुरु जनपद के पश्चिम और सुरसैन के दक्षिण में स्थित था। मत्स्य नहीं, ये क्या होगा? कुरु जनपद के पश्चिम में नहीं, और सुरसैन के दक्षिण में नहीं, सुरसैन के पश्चिम में है। विराटनगर को पांडवों के छिपने वाला स्थान या अज्ञातवास कहते हैं, क्योंकि विराटनगर क्या था? मत्स्य की राजधानी थी। यानी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो असत्य ये है, महाजनपद कुरु जनपद के दक्षिण में और सुरसैन के पश्चिम में है। इसका विस्तार संभवतः चंबल और पश्चिम में सरस्वती नदी, यहां से अशोक का एक अभिलेख भी मिलता है। विराटनगर को पांडवों के छिपने वाले स्थान या अज्ञातवास के रूप में प्रसिद्धि मिली। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का समय जो काटा था वो यहीं पर व्यतीत किया था। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, कथन और कारण का है। बौद्ध काल में चंपा को भारत के सबसे बड़े 6 नगरों में गिना जाता था, क्योंकि अंग जनपद को चंपा नदी मगध से अलग करती थी। अंग जनपद को चंपा नदी मगध से अलग करती थी, ये बात सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है। देखिए, आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्रों में इस महाजनपद का विस्तार था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा आधुनिक चांदन नदी मगध से अलग करती थी। बौद्ध काल में चंपा को भारत के सबसे बड़े 6 नगरों में गिना जाता था। अन्य 5 नगर कौन कौन से थे? तो अन्य 5 नगरों में देखेंगे आप तो राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी, और कौन सा था? चंपा। तो कुल मिलाकर के ये 6 ही ऐसे थे जो अभी हमने पिछले में चर्चा की थी। तो आज का हमारा टेस्ट का डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम आपको फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।